इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र के साथ ही लोकसभा चुनाव में जोर शोर से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके बाद पार्टी के पदाधिकारी वोटरों को साधने के लिए लग गए हैं और बीजेपी के 10 साल के विकास कार्यों के साथ ही अगले 5 साल के विजन को जन जन तक पहुंचाते नजर आएंगे। मगर इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार की पीठ थपथपाकर ये जता दिया कि आने वाले समय में यूसीसी बीजेपी के लिए उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसकी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। तो आज बात होगी 24 के लिए बीजेपी के जीत के मंत्र की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिग्गज नेताओं का मंत्र लेकर उत्तराखंड के 250 प्रतिनिधि विकसित भारत के लिए मोदी फिर से का नारा बुलंद करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। अगले 100 दिनों में बीजेपी के हर नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के पास सबसे बड़ा अगर कोई एजेंडा होगा तो वो होगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हर लाभार्थी तक पहुंचना। साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर यानी युवा नव मतदाता तक अपनी पहुंच बनाने की रणनीति पर दिल्ली मंथन में बीजेपी ने जोर दिया। अयोध्या में राम मंदिर, 370 हटाना, कर्तव्य पथ, नई संसद, 3 तलाक, 1 रैंक 1 पेंशन, विदेश नीति, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुद्दा जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को पहाड़ से लेकर मैदान तक पहुंचाने की रणनीति तैयार हो चुकी है। बकायदा अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी पर उत्तराखंड की धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई है, यानी उत्तराखंड में यूसीसी चुनाव का बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। वहीं दिल्ली से दून लौटे पार्टी के दिग्गज भी दम भर रहे हैं कि बीजेपी हर हाल में उत्तराखंड की 5 सीटों पर फतेह हासिल करेगी, वो भी पिछली बार की जीत के मार्जिन से 2 गुना होगा। उत्तराखंड में कोई मुकाबला नहीं है। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी दुगने अंतर से जीतने वाली है। मुझे तो कांग्रेसियों की बुद्धि पर तरस आती है। जो पप्पू को निमंत्रण दिया था अयोध्या आने का, भगवान राम जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, तब तो आपने न्याय कर दिया, मना कर दिया और आज न्याययात्रा निकाल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। जनता आपके चरित्र को जान चुकी है। राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने सबको ऊर्जा दे दी है और चार्ज करके भेज दिया है। जैसे बैटरी चार्ज होती है, कार्यकर्ता चार्ज हो गया है और सबसे कहा कि तुम जाइए और घर घर में जाकर के जो लाभार्थी हैं उनको मेरा प्रणाम कहिए। तो एक संदेश जो है गांव-गांव तक जाने वाला है और निश्चित रूप में सबने संकल्प लिया है और 400 पार का जो है हमारा लक्ष्य जो है निर्धारित हो चुका है। हम लोगों ने संकल्प पहले भी लिया था और हम दोहरा रहे हैं। 5 सीटें बड़े अंतर से हम लोग यहाँ से जिताएंगे और क्योंकि अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं, इन 100 दिन में हर मतदाता के पास, विशेषकर नए मतदाता के पास हम लोग जाएंगे, लाभार्थियों के पास जाएंगे, ताकि जनता को एहसास किया कराया जा सके। उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हम लोग आएंगे और जिस तरह अटल जी ने राज्य दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका संवारने का काम किया। चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां का हुआ है। सड़कों का जाल देखें, ऑल ओवर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे रोड, पूरी तरह पाट दिया है। और यही नहीं, आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और वो भी 120 किलोमीटर रोड का कर्णप्रयाग तक होना, 117 सुरंग के नीचे, टनल के नीचे जाना, ये अपने आप में विशेष है। और मैं कहता हूं केदारनाथ, बद्रीनाथ का जिस तरह विस्तारीकरण उन्होंने किया है वो सबके सामने है। जहां भाजपाई अधिवेशन से गदगद हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी इस अधिवेशन को फ्लॉप शो बता रहे हैं। घर घर और दर दर धामी जी को ईजा बेटी बुआरी कार्यक्रम के लिए भटकना नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ कि 400 पार का जो आप नारा दे रहे हैं, आखिर कौन सी गणित आपने लगाई है? जो दक्षिण भारत की
31 या 35 सीटें हैं, उसमें से केवल 29 आपको प्राप्त हुई थी पिछले चुनाव में। तो दक्षिण भारत में तो पूरा आपका सुपड़ा साफ है। मणिपुर के साथ आपने जो हश्र किया उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में आपका सुपड़ा साफ है। तो 400 पार आखिर किस गणित से आप ये बात कर रहे हैं? एक कहीं ना कहीं नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी है। दिल्ली में पीएम मोदी से जीत का मंत्र लेकर लौटे भाजपाइयों को पूरी उम्मीद है कि पहाड़ पर एक बार फिर से 5 सीटों पर कमल खिलेगा, जबकि कांग्रेसी नए सिरे से रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। खैर, सियासत के इन दावों के इतर मुद्दों पर छिड़ी सियासी महाभारत में यूसीसी का मुद्दा उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, अब ये तय हो चुका है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद उत्तराखंड में अब ये सामने आ चुका है कि यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, आज उसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा विनोद सुयाल जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, और भुवन चौबे जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विनोद सुयाल जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको जीत का मंत्र दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 400 सीटों की जो आप बात कर रहे हैं वो गणित कहां से लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे नेतृत्व ने, हमारे पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, और इस स्लोगन के साथ हम जनता से आशीर्वाद देने जनता के बीच में जाने वाले हैं, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसमें हमने तय किए हैं। 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के निर्माण में जो काम हुआ है, उन सब कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे विरोधियों ने हमारे 272 पार के नारे को भी मजाक उड़ाया था। जब हमने 300 पार बोला था तब भी मजाक उड़ाया था। अब हम 400 पार बोल रहे हैं तो उन्हें मजाक लग रहा है। निश्चित रूप से वो गफलत में है। देश राष्ट्र श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है और मन बना चुका है। जिस तरह से देश के अंदर उन्होंने इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, निश्चित रूप से वो जन जन के, आम गरीब किसान सबके लिए जो निर्णय लिए गए हैं, ठीक है विनोद सुयाल जी, उन्हीं के आधार पर हम 400 पार करेंगे और एक बार फिर मोदी सरकार इस नारे के साथ हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। जी विनोद सुयाल जी, जिस तरह से यूसीसी की बात गृह मंत्री करते नजर आए हैं, पीठ थपथपाई है, यकीनन उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना है, तो क्या इस बार लोकसभा में भी आपका सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी ही होने वाला है? निश्चित रूप से उत्तराखंड सौभाग्यशाली राज्य है, देवभूमि है, और देवभूमि में एक युवा नौजवान मुख्यमंत्री है। उनके नेतृत्व में पिछली बार हमने जनता के बीच में विधानसभा के चुनाव के समय में जनता से वादा किया था, यदि हमें बहुमत प्राप्त हुआ उत्तराखंड राज्य के अंदर समान न्यायिक संहिता लागू करेंगे और अनेकों कुप्रथाओं का अंत इस समान नागरिक संहिता से होने जा रहा है। हमारी माताओं और बहनों के साथ जो अत्याचार थे उन पर भी अंकुश लगेगा और निश्चित रूप से सभी समानता के अधिकार के साथ इस देवभूमि का देव स्वरूप बना रहेगा। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी को केंद्रीय नेतृत्व ने और पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बधाई दी है कि वास्तव में सराहनीय प्रयास है। ठीक है भुवन, हाँ ठीक है भुवन चौबे जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और 250 से अधिक पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया गया है और वो जीत का मंत्र यूसीसी है? सक्षम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? जी सक्षम के मुद्दे को लेकर भाजपा आज आगे आई है। देखिए 282 डबल आवाज आ रही
इन्होंने करीबन भुवन जी आपके पास आती हूँ, आपका ऑडियो ठीक से मुझे नहीं मिल पा रहा है, एक बार फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। संगीता जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से बनी हुई है। संगीता जी क्या लगता है आपको कि यूसीसी को लेकर जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन में बातचीत हुई है, यही बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और यही जीत का मंत्र है जिसके सहारे 370 और 400 पार की बात हो रही है? प्रियंका जी देखिए, केवल यूसीसी के सहारे 400 पार की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तराखंड में 2 बार से लगातार यहाँ की जनता, लेकिन उत्तराखंड की 5 जरूर मिल सकती है संगीता जी, बीजेपी को ही प्यार दिया है। तो वो 10 साल के कार्यकाल में क्या काम उत्तराखंड में हुए, ये रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के प्रियंका जी जाना पड़ेगा जनता के लिए, कि जो वादे करके, जो मैनिफेस्टो में लेकर के आप चीजें आए थे, क्या आपने वो पूरी की। देखिए, सांसदों के गोद लिए गांव कहाँ है, आपने जो बात की थी महंगाई, क्या आज महंगाई कम हुई, रोजगार की बात की गई थी, क्या रोजगार कम हुआ। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है और वो पूरे नहीं हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। यहाँ के युवाओं ने लाठी डंडे खाए रोजगार के बजाय। तो ये सारी चीजें भी जनता देखेगी, क्योंकि बाकी पार्टियों को मैंडेट नहीं दिया, मैंडेट बीजेपी से मिला, तो सवाल भी बीजेपी से खड़ा होगा। हम अगर बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाएंगे, महंगाई का मुद्दा लेकर के जाएंगे, स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर के जाएंगे, गांव तक सड़कों का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, राजधानी का मुद्दा, भू कानून का मुद्दा, बहुत से मुद्दे हैं उत्तराखंड में। लेकिन बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में उसने उत्तराखंड के लिए क्या किया। तो ये चुनौती भी होगी बीजेपी के लिए। नहीं, बीजेपी के नेताओं की बात करें तो नहीं, बीजेपी के नेताओं की संगीता जी बात करें तो वो तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के विस्तार से लेकर सड़कों का जाल उत्तराखंड में जिस तरह से बिछाया है, उसी पर वो वोट मांगेंगे। देखिए, जो सड़कों का जाल बिछाया है उनकी बात तो करते हैं, लेकिन जहां सड़कें नहीं पहुंची उसकी बात कौन करेगा प्रियंका जी? पहाड़ों में जो पहाड़ों के गांव खाली हो चुके, भूतिया हो चुके, उनकी बात कौन करेगा? उनकी भी बात करनी पड़ेगी। केवल आप देहरादून, उधम सिंह नगर, मैदानी जिलों में जो आपने सड़कों का जाल बिछाया, उसके बलबूते आप 5 सीटें नहीं पा सकते। विनोद सयाल जी जवाब दीजिएगा। की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, संगीता जी की जानकारी अधूरी है और मुझे लगता है कि उनको देहरादून में ही रहती हैं। वो मैं चंपावत रहती हूँ सुयाल भाई, तो इसलिए मुझे पता है कि गांव का क्या हाल है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नहीं गई है, वो माना नहीं गई है, वो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के चक्रौता के गांव में नहीं गई है। उन्हें पता नहीं कि सभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सभी गाँव को सड़कों से जोड़ दिया गया है। अब द्वितीय चरण में जो उनके तोक है उनको भी जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक ग्राम सभा को सड़क से जोड़ दिया गया है, पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। विद्युतीकरण पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर हो चुका है। चंपावत जिले में ही सुयाल भाई कुछ ऐसे गांव हैं जहां विद्युत नहीं पहुंची है अभी। आप कैसी बात कर रहे हैं संगीता जी? माननीय मेरी बात आने दो, आप बोलना, मैं आपको पूरा मैं जो अपना पक्ष तो रखी लूं, जो जवाब मांगा जा रहा है। सुयाल भाई देखिए, जो आप कहेंगे कि आपने सारी सड़कों को गांव से जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। जनता को ये भी पता होना चाहिए कि बहुत से गांव हैं जो अभी भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। चंपावत जिले के ही गांव हैं, बाकी तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपसे बहस नहीं, आप मेरी बात सुन लो। आप अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका जवाब देना। उसके अलावा विद्युतीकरण के लिए सारे गांव लगभग सैचुरेट कर दिए गए। जो गांव छूटे हैं उन गांवों को भी पूरा किया जा रहा है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में पहले 1000 डॉक्टर थे, आज 4000 डॉक्टर पहाड़ों में भी उपलब्ध हैं। कुछ डॉक्टर अभी मैं मानता हूं कि कुछ स्थानों पर अब एक्सपर्टीज डॉक्टर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो समय भी आने वाला है, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हो जाएंगी। निश्चित रूप से नहीं, लेकिन सुयाल जी एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा यहाँ पर। जब इतना विकास हो चुका था तो फिर गैरसैंण में आपने सत्र क्यों नहीं कराया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है और सत्र भी वहां पर चलाए हैं। इस समय कतिपय विधायकों के द्वारा एक बड़ी मात्रा में कहा गया कि नहीं, लेकिन वो मांग भी इसलिए की गई थी ना क्योंकि वहाँ सुविधाओं की कमी है। वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं था, वो विधायकों और स्पीकरों का निर्णय था। हम तो ग्रीष्मकालीन में राजधानी वहां घोषित कर चुके हैं। इतना जरूर है, इस बात को मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं कि वहां पर अभी थोड़ा जो ढांचागत विकास है उसको होने में समय लगेगा और निश्चित रूप से एक दिन गैरसैंण भी गुलजार होगा।
और एक दिन वो भी मसूरी और नैनीताल को टक्कर देने वाला शहर बनेगा। इसलिए हमको आशावादी रहना चाहिए। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है और जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर पर्यटन देशाटन, अभी तो केदारखंड था, अब मानस खंड के अंदर भी जिस तरह से चंपावत से लेकर और आदि कैलाश से लेकर जिस तरह से विकास की बयार बह रही है, तो मुझे तो संगीता जी से मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे को अच्छा कहिए, तालियां बजाइए और विकास हो रहा है तो विकास कहिए, निश्चित है ना, इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए और उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी कहा है उसको पूरा किया जाएगा और 1 रैंक 1 पेंशन वाला सबसे बड़ा सैनिक प्रदेश है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। उन सैनिकों से पूछिए जिनको एक बड़ी मात्रा में इससे लाभ प्राप्त हुआ है, उन बहनों को पूछिए जिनको एक बड़ी मात्रा में इससे लाभ प्राप्त हुआ है, उन किसानों से पूछिए जो सीमांत किसान हैं कि उनको। ठीक है, हमारे साथ भुवन जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आती हूँ सुयाल जी, आपके पास आती हूँ। भुवन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैं आ रही, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, यूसीसी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से यूसीसी को लेकर पीठ थपथपाई गई है, तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर अब यूसीसी का मुद्दा उत्तराखंड में रहेगा लोकसभा चुनाव में। मैडम, पिछले 2 वर्षों से ये सुर्खियां बनाई जा रही है, केवल और केवल 20 महीने लग चुके हैं। 182 पेजों का ड्राफ्ट है और केवल कॉपी पेस्ट इसको दिखाया जा रहा है। देखिए, शादी रजिस्टर हमारे 2006 से 2005 में बिल पास हो गया था और 3 तलाक वाला मामला आप देख तो रहे सदन में, पिछले कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार ने कर रखा है। वही बाल विवाह, वही कुरीतियां जो है वो उसी को कॉपी पेस्ट करके ये लोग यहाँ लाए हैं। पुत्री को जो उसके पिताजी की संपत्ति में हमने उसको 1956 से शुरुआत कर रखी है, तो 2005 में इसमें संशोधन होके आया है पैतृक संपत्ति में। तो ये सब कॉपी पेस्ट का एक जरिया है और दूसरा कुछ नहीं, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दूसरी ओर जनता इतनी त्राहीमाम कर रही है, इतना त्राही हो रही है, उधर किसान परेशान है, इधर बेरोजगार परेशान है, जनता बेरोजगारी की ओर और गर्त में चले जा रही है। इसकी ओर ध्यान नहीं है इनका, केवल और केवल शगुफे जनता को भ्रमित किया जाना, यही एक राज सेवक का कार्य होता है। आप ये इस उत्तराखंड को इस तरीके से किस ओर ले जाना चाहते हैं बताइए? आप कह रहे हैं मंदिर माला मिशन, आप कह रहे हैं अन्य और रोड हैं, सड़कें। अब विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना, विकास को तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकता। आप कहेंगे रोड के अंतर्गत हमने ये रोड बनाई, तो ये वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विभाग के लिए बजट जारी किया जाता है। वो तो हमेशा ही सर्वविदित है कि भैया विधानसभा सत्र चलेगा, बजट अभिभाषण होगा, तो उसमें एक बिंदुवार क्रमवार लिखा जाता है कि भाई साहब इतना बजट हम रोड लोक निर्माण विभाग को दे रहे हैं, इतना अन्य विभाग को दे रहे हैं, पर्यावरण, उद्यान, ये सब एक डिक्शनरी बनी रहती है जिसमें उसमें बजट जारी करना ही करना है। तो इतना क्यों हल्ला हो रहा है कि हमने ऐसा कर दिया, वैसे कुछ अनोखा करके दिखाए तो ये बताइए ना। इतना बड़ा भौगोलिक परिस्थिति में आज विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। पूरे पहाड़ हमारे जो आच्छादित रहते थे बर्फबारी से, आज काले क्यों पड़ रहे हैं? तो पर्यावरण की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। जनता कैसे त्राही कर रही है। एक 100 रुपए की चीज आज 175 रुपए में मिल रही है। दाल के दाम कहाँ पहुंच गए? तो कौन से दुनिया में जी रहे हैं ये भाजपा ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जनता को भ्रमित करने का इनका जरूर एक इन्होंने कुछ न कुछ जवाब दीजिएगा, सोच लिया है कि जनता को इन्होंने भ्रमित करके रखना है किसी अन्य मुद्दे में। कांग्रेस के प्रवक्ता है ना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और निश्चित रूप से हम सत्ता में हैं तो चैनल पर बैठे हैं, कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन विकास मैं कह सकता हूं कि आम जनमानस को दिखाई दे रहा है। इसी का कारण है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से अधिक वोट नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्राप्त किए थे। फिर दोबारा सरकार की पुनरावृत्ति हुई। ये भी उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ की जनता ने मुहर लगाई है। यहाँ पर जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिस तरह से केंद्र ने इस राज्य को एक तरह से मैं कह सकता हूँ पोषित किया है, उस तरह से उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए हैं वो जनता के सम्मुख है।
महंगाई स्थिर रहे और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की ऐसी कहीं पर कोई भयावह स्थिति नहीं है। हमारी सरकार ने नहीं, बीजेपी का कहना है कि 5 सीटें तो मिलेंगी पर जीत का अंतर दुगना होगा, कैसे? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो हमारा कार्यकर्ताओं का तंत्र है और जो हमारे बूथ पर और पन्ना प्रमुख से लेकर एक हमारे पास एक सशक्त टोली प्रत्येक बूथ पर है, उसी का परिणाम और उसके साथ साथ नरेंद्र भाई मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व जनभावना जननायक और उसी तरह से उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के उत्तरोत्तर प्रयास कर रहे हैं, अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का इन्वेस्टर समिट का मामला हो, चाहे भुवन जी क्या कहना है इस पर आपका? बीजेपी का कहना है कि 5 सीटें तो मिलेंगी लेकिन जीत का अंतर दुगना होगा। अभिनव प्रयोग किए जाने भाई साहब। विनोद जी, आपको बात का मैं प्रत्युत्तर दूं। इससे पूर्व त्रिवेंद्र रावत जी की जो सबमिट उन्होंने किया था, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उत्तराखंड में हुआ। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी ला इन्वेस्ट, वही धरातल में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके व्याख्यान काफी अच्छे लग रहे हैं भाई साहब। ये चीज जमीन में भी तो उतारी है, ये चीज जमीन में भी उतारी है ना। जब जनता को दिखेगा कि भैया वास्तव में काम हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी विपक्ष का, हमारे हरीश रावत जी, कोई भी जनता के हितों की जो बातें होती है उनको आप देखते होंगे कि ट्विटर और अन्य माध्यम से उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन केवल और केवल बातों को ही बातों में ही उलझाए रखना ये नियति नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा एक आदमी को है नहीं, मोदी जी एक आदमी को नहीं। अच्छा भुवन जी 5 सीटों पर दुगने अंतर से जीतने की जो बात हो रही है, क्या लग रहा है? बीजेपी तो कह रही है कि 5 सीटें मिलेगी, कांग्रेस का क्या कहना है? पुलाव पका रहे हैं भाई साहब, आप बताइए ना। प्रमुख का चुनाव तो नहीं, एक आदमी को ब्लॉक प्रमुख बना के 35-36 लोगों में ब्लॉक प्रमुख बना देंगे, कायाकल्प कर दिया आप लोगों बना ने, देंगे। कायाकल्प कर ये दिया। तो आम गरीब किसान जिसके पास कोई जाता भी नहीं, जिसका कोई वो भी वोट देने जाता है और वो भी वोट देता कर दिया महाराज आप लोगों ने। मेरी तो आपको सलाह है, इस धरा में कांग्रेस अपने जो आपका वो सिस्टम है उसको एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में बनाइए। देश की परिस्थितियां आज ऐसी हैं, ये रचना तो आपने आप जितना रचनात्मक बातें करेंगे आपको नमन है, आपके लिए फायदे ही रहेगा। इस धरा में देखिए बेरोजगार कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उनकी बात रखो ना। आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। आप मोदी जी आप ये बताइए ना, हैं, अग्निवीर भर्ती है, आपके आस पड़ोस के बच्चे भी अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। 4 साल में उनका जनता ने स्वीकार किया है, बताइए जनता ने परिवर्तन स्वीकार किया है। इतनी दुखद स्थिति आज की डेट में हमारे पास केवल और मुद्दों पर भी नहीं जाना चाहता हूँ जी भाई साहब, जिन मुद्दों पर आपकी आत्मा दुखी है, आप बेरोजगारी उन पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। अन्य मुद्दों पर पहली बार आपके साथ महिमा मंडन करते रहेंगे भाई साहब। बताओ ना, बहुत कुछ बिंदुओं पर जा सकता था। उत्तराखंड के विकास की बात हो रही है, नहीं लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, उसमें आपके नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की बात हो रही है, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की बात हो रही है। ये सब गंगोत्री के समान निर्मल और पवित्र है और निश्चित रूप से। ठीक है, आप दोनों के पास में आती हूँ। संगीता जी क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, कहना ये है कि 5 सीटें तो जीतेंगे लेकिन जीत का अंतर दुगना होगा। प्रियंका जी देखिए, ये कह तो कुछ भी सकते हैं। आपने चंडीगढ़ का भी अभी मेयर का चुनाव देखा और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी व्याख्यान देखा कि किस तरह से क्या हुआ। तो ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक भी जाते हैं, ये भी सब सारी जनता देख रही है आज देश की, किस तरह से ये करते हैं। और जो पार्टी में नहीं आना चाहता तो वो डर से आएगा, चाहे सीबीआई ईडी का डर दिखाइए, चाहे आप कुछ कीजिए। तो इस चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। नहीं, लेकिन संगीता जी दिल्ली में जब नतीजे आते हैं, दिल्ली में तो नतीजे सही आते हैं ना। नहीं, नतीजों की बात यह है कि जब आज सारा देश कह रहा है आप ईवीएम से चुनाव मत कराइए, तो वो तो सब पर लागू होगा ना प्रियंका जी। चाहे संगीता जी दिल्ली में भी तो ईवीएम से चुनाव हुए ना। नहीं, तो प्रियंका जी जब आज देश को लग रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, तो वो तो आम आदमी पार्टी पर भी लागू होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए आप ईवीएम से वोट डलाएंगे और आपको नहीं। लेकिन आपने 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई तो ईवीएम से ही बनाई ना। प्रियंका जी देखिए, आज जनता को उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े पता है कि हम जीत रहे हैं, 400 का हमारा नारा है। जनता नरेंद्र भाई मोदी की बात है कि सरकार में बहुत खुश है, तो आप कराइए ना बैलेट
पेपर से चुनाव, तो आपको क्या डर है? जब आप मशीन से जीत सकते हैं तो आप बैलेट पेपर से भी जीत सकते हैं। तो फिर आप में इनसिक्योरिटी की भावना क्यों है कि आप नहीं जाना चाहते? आप देखिए ना, कई मामले ऐसे हैं जहाँ ये अध्यादेश ले आते हैं। आप देखिए आज किसानों का क्या हाल है, आप किसानों की सड़कों में कीलें ठुकवा दी गई। फिर जब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की तब जाकर इनको समझ में आया। तो ये एक तरफ किसानों की बात करते हैं, एक तरफ किसानों को क्या क्या कहते हैं, किसानों की शहादत हुई और अभी भी किसानों पर आंसू अच्छे लोगों को स्थान दो जो राष्ट्र सेवा में रहना चाहते हैं, जिनकी समझ हो, जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को समझते हो, यहाँ की संस्कृति को समझते हो, जो इस देश के मानदंडों का सम्मान करते हो, उनको नेतृत्व दो। अगर गलत आप लोगों का हाथों में नेतृत्व रहेगा तो यही हाल होगा। ठीक, विनोद जी जवाब दीजिएगा। विनोद जी जवाब दीजिएगा। संगीता जी का कहना है कि आप 5 सीटें कह सकते हैं, अंतर भी दुगना कह सकते हैं क्योंकि सब आपके कब्जे में है। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जिसमें चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है और देश के अंदर अनेकों बार इस बात पर बहस हुई है कि अनेकों बार बहस हुई है कि ईवीएम से चुनाव, मैं कह सकता हूं कि कितने बूथ, कितने लाख बूथ इस देश के अंदर होंगे और उन मशीनों को हैक करना जैसी बातें करना, ये मुझे लगता है कि नासमझी जैसी बात ही है। इस पर मैं संगीता जी से कहना चाहूंगा कि कुछ और विषय हो तो मैं उस विषय का जवाब दे सकता हूँ। ये केवल प्रलाप है, अनर्गल प्रलाप है, इसका जवाब जनता ही देगी। इसलिए अपनी कमियों को छिपाने के बजाय, अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों को छिपाने के बजाय, उसके अलावा केवल भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाना, ईडी कोई आज ही थोड़ी है, सीबीआई कोई आज ही थोड़ी है। ये तो जब से देश आजाद हुआ तब से बनी हुई संस्थाएं ये अपना काम करती है। जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया वो डर क्यों रहा है? अगर उससे पूछताछ हो रही है तो डर क्यों रहा है? जवाब ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। विनोद जी बहुत धन्यवाद, संगीता जी आपका और भुवन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद अब तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जीत का मंत्र दिल्ली से लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन जीत का अंतर दुगना होगा। उधर कांग्रेस भी अपनी रणनीति का ताना बाना बुनती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जनता किसे स्वीकार करती है और किसे अस्वीकार। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।